गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया था करके आने के लिए। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ केरोसिन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन दैट डेंसिटी ऑफ kerosene is 800 kg per meter cube and speed of sound in kerosene is 1330 meter per second. Have you done or not? If you done, then give me your answer. Do fast. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आंसर दीजिए। खुशबू कुमारी, क्या करना था इसमें? पहले हम लिखेंगे बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स्ट्रा अपॉन डेल्टा वी बाई वी। अच्छा, और हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट b बाई रो। तो यहां से लिख सकते हैं b इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू रो। बोलिए, लिख सकते हैं। और b बराबर ये वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाई वी। अब देखिए, हमसे पूछा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा v इज इक्वल टू यहां से क्या लिखेंगे? तो देखिए v डेल्टा p अपॉन v स्क्वायर इंटू रो। अब कितना है? 1 लीटर केरोसिन, 1 लीटर केरोसिन का वॉल्यूम 10⁻³ एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? 2 × 10⁵ पास्कल डिवाइड बाई 1330 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी 800, इतना मीटर क्यूब आएगा। और यदि देखिए 10⁻³ और ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। अब ये हो गया डेल्टा v इज इक्वल टू 2 अपॉन 1330 का स्क्वायर इंटू 8। ठीक, यहां पे हो जाएगा ये 1/4। अब जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/4 इज 0.25 और जीरो से, ये डबल जीरो से डिवाइड होगा, तो जल्दी से हमको बताइए 0.25 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 133 का स्क्वायर। जीरो इसमें से कॉमन करके ऊपर भेज दिया, तो बताइए कितना आएगा? ये कितना मीटर क्यूब आएगा? जल्दी से मीटर क्यूब में आंसर दे दीजिए। और यदि इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर लीटर में हो जाएगा। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई करते ही अब देखिए क्या लिखेंगे? डेल्टा v इज इक्वल टू, ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 133 का स्क्वायर, इतना लीटर। अब तो कर दीजिए।
बता दीजिए 133 का स्क्वायर जल्दी से, बस एक डिवीजन है, जरा बताइए तो हमें। ओके 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 देने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, यही आंसर मान लेता हूं मैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर, नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर ऑफ वेव। ओके, तो देखिए देखिए पावर ऑफ वेव, तो पावर क्या डिफाइन होता है? पावर इज रेट ऑफ टू डू वर्क ये पावर है, बट इसमें क्या कैसे समझेंगे, तो कहेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, दूसरा एस्पेक्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई इन वेव बाय सोर्स, जिस सोर्स की वजह से वेव प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम। और ये इक्वेशन साउंड, अभी जो इक्वेशन निकलेगा वो साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए ही कॉमन है। बात अलग है कि हम लोग स्पेसिफिक साउंड होके पढ़ रहे हैं, पर दोनों केसेस के लिए पावर और अगला टॉपिक जो इंटेंसिटी होने वाला है यह दोनों के लिए ही होगा। तो देखिए, तो यहां पे एक ट्रांसवर्स वेव हमने कंसीडर कर रहे हैं और इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं ए है, A2 माइनस ए, एंड फ्रीक्वेंसी इज n। तो देखिए, तो यदि एक पार्टिकल SHM करता है तो SHM में एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस वन इज द टोटल एनर्जी E। यह एक पार्टिकल यदि SHM करता है जिसका एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा हैविंग मास m। पर यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत सारे पार्टिकल एक साथ SHM कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना कि एक सेकंड में कितने पार्टिकल को SHM करवा रहा है, उन सारे का एनर्जी का सम। ध्यान सुनिएगा, पावर क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में कितने पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है सोर्स के द्वारा, ठीक, वह सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो वेव v स्पीड से ट्रैवर्स कर रही है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एक सेकंड में वह v मीटर जाएगा। तो v मीटर यानी यहां से कितना दूर हम मान लें,
तो हमने कहा कि यहाँ पे है x बराबर 0, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो 1 सेकेंड में v मीटर, तो मान लिया कि ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू v, और कहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये मान लिया O है और ये पॉइंट हो गया P। तो OP पॉइंट के सारे पार्टिकल एक साथ ऐसे चम करने लगे, और हर एक पार्टिकल का मास यदि हम समझे m है, मान लेते हैं, तो सबके पास एनर्जी हो गई हाफ ओमेगा ए स्क्वायर। वैसे कितने पार्टिकल्स हैं तो यह काउंट करना तो संभव है नहीं, तो किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड है म्यू, जो आप जानते हैं, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। म्यू आपका लीनियर मास डेंसिटी है। तो v मीटर का मास क्या होगा, तो v मीटर का मास ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ v मीटर ऑन स्ट्रिंग। तो उस मास को हम यदि m से लिखें तो m इज इक्वल टू v इंटू म्यू। ये लिखना गलत नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो इतना मास 1 सेकंड में ऑक्सीलेट कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो थंब दे अपना। तो यहां से हम पुट कर रहे हैं बच्चों वैल्यू 1/2m, यानी म्यू v और ओमेगा ये आपका गिवन है, या इसको ओपन कर सकते हैं 2 पाई n का स्क्वायर एंड a इज द एम्पलीट्यूड। ओके, अब यह एनर्जी जो है या मास पर सेकंड हो गया, तो यह एनर्जी भी जो आ रही है यह भी एनर्जी जूल पर सेकंड हो गई, जिसको हम वाट कह सकते हैं। अब यह कन्वर्ट हो गया पावर में। अभी तक तो ये फार्मूला लिखे थे, पर मास जब पुट किया तो मास पर सेकंड, ऑक्सीलेटिंग मास पर सेकंड की बात करने लगा हम, तब ये पावर बन गया हमारा ये। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से थोड़ा सा वैल्यू को पूरा लिख लिया जाए अच्छे से। तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, नीचे 2 है तो 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर म्यू इंटू v। ये लीजिए पावर हो। ओके, एंड म्यू को थोड़ा यदि हम ओपन करें, क्वेश्चन हमने दिया था, तो म्यू बराबर ऐसे देखिए, चूंकि वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो रो इज इक्वल टू, रो इज द डेंसिटी, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को एरिया इंटू यदि लेंथ लिख लें हम, तो सही है, ये वॉल्यूम ही है आपका, और मास अपॉन लेंथ हो गया आपका म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू रे इंटू ए। तो ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है। तो चलिए यहाँ पे एस से लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या स्ट्रिंग। तो m बाई एल, तो यानी यहां से लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू रो इंटू एस। एस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो नाउ यदि इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यदि हम म्यू को ओपन कर दें, तो p इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, a इज द एम्पलीट्यूड, ये एरिया नहीं है, इसीलिए एरिया को लिखने के लिए मैंने s से डिनोट किया है, a स्क्वायर एंड रो v s। ठीक है, v को ऐसे ही और रो एस हो गया आपका म्यू। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पे, अदरवाइज लिखिए, पूरा लिख जाइए।
लिख लिया सबने? ओके, चलिए अब देखते हैं इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नाउ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी अब साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए इक्वेशन ये सेम होने वाला है। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, या दूसरे शब्दों में कहें, इसको दूसरे तरीके से हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो कहेंगे एनर्जी या वर्क डन, ओके, वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे हम लोग पावर अपॉन एरिया। पावर हम पढ़ चुके हैं, एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को एस से डिनोट करेंगे। पावर इज 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी एस अपॉन एस। S get cancel out and then I is equal to 2 pi square n square a square rho into v। ठीक है, और यहां से देखें, अच्छा यूनिट इसका क्या होगा तो कहेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ विल वैलिड। देखो अभी इन ट्रांसफर से समझा, पर लॉन्गिट्यूडिनल के लिए भी वैलिड है। बोथ वैलिड फॉर मैकेनिकल वेव एज वेल एज लाइट वेव। इसी टाइप का सेम इक्वेशन आता है। यहाँ लाइट की स्पीड या डेंसिटी ऑफ जिस सोर्स में फ्लो कर रहा है उसकी बात करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे थोड़ा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, पर इक्वेशन का नेचर सेम होगा। मैकेनिकल वेव लिख दिया मैंने, यानी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए ही वैलिड है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा इसको। और इंटेंसिटी का केस जरा देखिए, थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए। हम कहेंगे फॉर सेम मीडियम, यदि मीडिया हम सेम रखें तो
यहां से देखिए 2 पाई स्क्वायर और मीडियम का भी और रो कांस्टेंट होता है। तो देखिए इंटेंसिटी किन किन चीज़ों प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो कहेंगे n स्क्वायर a स्क्वायर। यही दो चीज़ें वैलिड है, जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, सोर्स पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा इसको, n स्क्वायर a स्क्वायर और बाकी कांस्टेंट हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रो इंटू v। और यदि हम रेशियो देखें ठीक अलग अलग फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे, तो लिखेंगे n1/n2 का स्क्वायर इंटू a1/a2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए और अलग अलग मीडियम के लिए रो भी बदलेगा, भी बदलेगा, तो उसको तो करने की जरूरत नहीं है। लिखिए इसको, लिखिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब इस सीरीज में एक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। तो ए ब्लास्ट ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी 0.8 watt per meter square and frequency 1 kilohertz if the intensity of air is density of air is 1.3 into 10 to the power 0, कुछ नहीं है, and speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो देखिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला पढ़ा 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो v। तो यहां से हमसे पूछा है एम्पलीट्यूड, तो a इज इक्वल टू आई अपॉन, बाकी सबसे एक को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो का अंडर रूट। बाकी सारा डाटा दे रखा। अच्छा पीछे हम स्क्वायर लिखे थे या नहीं? हाँ ठीक है, चलिए देखिए करिए। तो बाकी सारा डेटा दे रखा, आपको कैलकुलेशन करना है और SI यूनिट में पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड आपका मीटर में आएगा।
करिए, कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, अंडर रूट देखकर भागिए मत। ठीक है हिमांशु, ये आएगा आंसर, कर लेगा ना। ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है, अब कीजिएगा आप। ये क्वेश्चन करिए। टू वेव इन ए रीजन, दो वेव दिखा रखा है, एम्पलीट्यूड भी शो कर रखा है, उसके इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। वेव 1 अपॉन वेव 2 के इंटेंसिटी का रेशियो पूछा। तो एक ही स्ट्रिंग है और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू A1 बाई A2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए हाँ, बाकी लोग भी जवाब दीजिए, अभी 2-4 लोगों का ही जवाब आया है। किसी का 25/4 है, किसी प्रशांत का 25/16 है। ध्यान से दीजिएगा। N1 बाई N2, देखिए पहले वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है तो दूसरा अपना एक साइकिल
फिर 2 साइकिल, फिर 3 साइकिल कंप्लीट करता है। तो रिक्वेस्ट 1 है तो इसका x का है तो इसका 3x हो जाएगा, यानी रेशियो हो जाएगा 1/3 इंटू एम्पलीट्यूड दिख रहा है, एक का 5 यूनिट है, एक का 2 यूनिट है, स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 25/36। बाकी अभी आंसर अभी आप लोग ठीक कर रहे हैं, पीछे जो दिए थे लोग आंसर, अभी रूपाली का भी मुझे गलत दिख रहा है, चिमोए का गलत दिख रहा है, और सृष्टि, खुशबू, प्रशांत का ठीक दिख रहा है। तो पीछे जो लोग स्टार्टिंग में आंसर दिए थे लगभग सबका ही गलत था। समझ में आया? अब ये 25 है। अच्छा, तो यदि मैं ऐसे दे दूं, एम्पलीट्यूड में यदि कहूं तो ये है 7, 3, ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। अब I1/I2 बताइए। चलिए अब बताइए तो। चलिए देखिए तो, एक का यदि एक साइकिल कंप्लीट होता है तो दूसरे का आधा होता है। ऐसे पहले दूसरे का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो दूसरे का देखिए पहले वाले का कितना हो रहा है। ये देखिए पहला एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये कितना करेगा, तो देखिए ये एक साइकिल 2 साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का रेशियो देख रहा है 7/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। 49 इंटू 4/9। कोई दिक्कत है तो बताइए।
ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 196/9, ठीक है। ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी म्यू। अब स्ट्रिंग पे देखिए, अभी हम लोग साउंड पे बेस्ड कर रहे थे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिंग का था। अभी देखिए स्ट्रिंग पे तीसरा क्वेश्चन है। म्यू इज इक्वल टू 5 × 10⁻² kg per meter, undergoes a tension 80 Newton. How much power must be supplied to string to generate the simple harmonic wave at frequency 60 Hz and a amplitude of 6 सेंटीमीटर। तो बी केयरफुल, यहाँ पे सेंटीमीटर में एम्पलीट्यूड दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके पुट कीजिएगा। तो कितना पावर सप्लाई करेंगे, तो P इज इक्वल टू 2π² n² A² म्यू इंटू V। ठीक है, तो जल्दी से वैल्यू सबका पुट कीजिए और निकालिए। तो बताया जल्दी से कितना वाट आएगा। N is A², म्यू बराबर आपका दे रखा है 5 इंटू V बराबर √T/μ। T बराबर है आपका 18 और ये है 5 × 10⁻²। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 16 × 5 = 80 और ये हो जाएगा 16 × 4 और 10⁻1.4।
ठीक है, बहुत अच्छे। अंजलि मौर्य, $512। तो चलिए आपको कैलकुलेशन में थोड़ा एक हेल्प ये कर देता हूँ कि पाई स्क्वायर को आप 10 कंसीडर कर लीजिए और आंसर देखिए 512 के ही आसपास आएगा, 512 या 516 18 के आसपास। ठीक है, ये जो है, अरे यार 40 ना आएगा, ये 40, 10 टू द पावर -40। जल्दी से आप कैलकुलेट करिए, आपका मैंने इतना हेल्प कर दिया तो कैलकुलेशन कीजिए। सॉरी, चलिए 512 वाट इज द पिच ऑफ साउंड वेव। पिच का कोई फार्मूला नहीं होता है बच्चों, हम ये सुनते हैं हाई पिच लो पिच, तो कहेंगे पिच इम्प्लाई फॉर फ्रीक्वेंसी। यदि हम हाई फ्रीक्वेंसी है तो कहते हैं हाई पिच है, लो फ्रीक्वेंसी है लो पिच। ठीक है, यदि इन जनरल देखें तो वुमेन जो होता है हाई पिच होता है एज कंपेयर टू मेन। मेन में होता है लो पिच। लो पिच। यदि मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो का होता है हाई पिच, देखते हो ना कान में भन भन करते हैं सब, तो कितना थ्रिलिंग इफेक्ट देता है। तो जितना ही हाई पिच होगा वह ह्यूमन ईयर के लिए थ्रिलिंग इफेक्ट, पिंचिंग इफेक्ट लगेगी आवाज, कहते हैं ना। और यदि हम कहेंगे रोरिंग ऑफ टाइगर, शेर की जो दहाड़ होती है वह हाई पिच नहीं होती है, वह पावर उसमें ज़्यादा होता है इसलिए वह साउंड ज़्यादा करता है, पर वो लो पिच होता है, मोटी आवाज़ होती है। ठीक है, 2-3 चीज़ें और हम लोग ये जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ये ऑडेबल रेंज होता है। ऑडेबल रेंज, ठीक है। 20 हर्ट्ज के नीचे हम नहीं सुन सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज के आगे भी नहीं सुन सकते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ये दोनों ही सुनते हैं। ठीक है, इसके पीछे के हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक, चलिए ये सारी चीजें आप लोग जानते थे। बात करते हैं स्फेरिकल वेव की।
A wave produce या develop by a point isotropic source. In spherical wave, अभी समझाता हूं इसको मैं. इन स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म. कैसा वेव फ्रंट फॉर्म होता है? स्फेरिकल. जैसे देखिए कोई पॉइंट साउंड सोर्स है, यह है सोर्स आपका. जब साउंड करेगा एमिट तो ये रेडियली हर एक डायरेक्शन में जाएगा. हर एक डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. यहां से आर डिस्टेंस के बाद यदि हम देखें तो देखिए जो पावर यहां पे, पावर तो फिक्स है P, पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करते हैं. जैसे जैसे मान लो मैं ही पॉइंट सोर्स हूं तो मेरा साउंड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है. यदि समझिए कि यह पीछे का सेक्शन ये नहीं होता तो वाले एक सोर्स होता है एक ऐसा, तो पीछे भी समान ही स्पीड से जाता, ऐसे घूम के नहीं जाता. तो है क्या कि पॉइंट सोर्स कुछ ऐसा है कि हर एक डायरेक्शन में ऐसे साउंड ऐसे ऐसे प्रोपागेट करता है. ठीक है. तो ऐसे ये जो मैं इसको घेर रहा हूं, दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट. अब वेव फ्रंट क्या होता है तो इसका डेफिनेशन देखिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, टारगेट का आप स्टूडेंट हैं तो चलिए आपको बता देता हूं वेव फ्रंट दोबारा. वेव फ्रंट ए सरफेस at which every medium particle lie on it oscillate in same phase. देखिए मैं लिखा क्या हूं, वेव फ्रंट क्या होता है? सरफेस एट विच एवरी मीडियम पार्टिकल लाई ऑन इट ऑक्सीलेट इन सेम फेज. एक ही फेज में ऑक्सीलेट करते हैं. तो यहां पे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, देखिए यहां पे जो मीडियम पार्टिकल होंगे तो या इधर जा रहे होंगे, यहां वाले इधर जा रहे होंगे, यहां वाला इधर जा रहे होंगे. यानी कहने का मतलब क्या कि वह आगे पीछे करते हैं तो जो इस सरफेस पे लाई कर रहे हैं या वो आगे जा रहे होंगे सब के सब एक साथ, या एक साथ पीछे आ रहे होंगे, एक साथ आगे या एक साथ पीछे. तो ये सारे के सारे समान दूरी पे हैं और समान दूरी पे यदि सरफेस के देखें सारे पॉइंट को मिलाएं तो एक सरफेस बनेगा और उसे वेव फ्रंट कहते हैं. और ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट, यहाँ वाला अलग, यहाँ वाला अलग, यहाँ वाला अलग, हर जगह अलग अलग बनेगा. ठीक है. अब आइए इंटेंसिटी क्या होगी वेव फ्रंट पे. तो इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रंट इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया. यदि वेव फ्रंट का यदि रेडियस हम ले लें x तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पावर तो फिक्स है पॉइंट सोर्स का, x की वैल्यू बदलती जाएगी पॉइंट सोर्स जितनी दूरी बढ़ती जाएगी. ठीक. तो यहाँ से लिखेंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, ऐसा पाया गया. और हमने पढ़ा है कि फॉर
ए रीजन इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, देन इसको सेकंड बोल रहा हूं, ये देखो इस केस में ऐसा आया और इसमें ऐसा स्टैंडर्ड होता है, ध्यान से दीजिए, इसमें ऐसा आया और इसमें ऐसा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कंपेयर करिए, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, पर एम्पलीट्यूड वेरी करेगा साउंड केस में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरी करेगा क्योंकि मीडियम डिपेंडेंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो सेम होगा वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, आगे भी जाके फ्रीक्वेंसी सेम होगी, पर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, आगे जाके थोड़ा कम होगा, इधर जाके और कम होगा, इधर जाके और कम होगा, इधर जाके और कम होगा, धीरे धीरे से कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड को और ये जो रिजल्ट आया, ऑन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखिए यहाँ पे x यानी ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, आई को ए से रिप्लेस कर दीजिए ए स्क्वायर से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, and this implies that a is equal to a naught by x. ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड पॉइंट सोर्स के केस में जितना दूर बढ़ता जाता है x, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर वाली लाइन देखिए हटा रहा हूं मैं, क्या इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे a कांस्टेंट नहीं होगा, स्फेरिकल केस में वेरी करेगा, और a बराबर a नॉट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट a नॉट बाई एक्स, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। इतना नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा ना ही, हाँ पर यहाँ तक आएगा। स्फेरिकल वेव इतना डिटेल में नहीं आता है, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, पर बता जरूर देता हूँ मैं, आपको यहाँ तक ध्यान रखना होगा, ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा आप, और ये दोनों चीज़ें, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, ये इक्वेशन आगे का स्टेप बता देता हूँ मैं। दिस वन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल वेव, स्फेरिकल वेव, दिस इज द कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल वेव। लिखिए इसको, आकाश ओके, एक और वेव है, फटाफट देख लीजिए। सिलेंड्रिकल वेव क्या है, वेव प्रोड्यूस बाई लाइन सोर्स, लाइन सोर्स, जरा देखिए बच्चों यहाँ पे ऐसा सोर्स है, ये पेन की तरह, ये लाइन सोर्स हो गया, साउंड इधर 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 ऐसे 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 हर एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, चारों हर जगह से ऐसे सीधे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे हमने दिखा दिया इसको, यहाँ पे बताइए कैसा वेव फ्रंट बनेगा, बताइए फटाफट। जहाँ पे लाई करने वाला हर एक मीडियम पार्टिकल सेम फेज में ऑक्सीलेट करेगा, बताइए तो जरा कैसा वेव फ्रंट बनेगा बच्चों। लाइन सोर्स का लेंथ दिया, बताइए बताइए आंसर दीजिए, जिसका पावर P है। बहुत अच्छे, ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे और इसके लेटरल सरफेस पे लाई करने वाला हर एक पार्टिकल सेम फेज में ऑक्सीलेट करेगा। दीज आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल
वेव फ्रंट, WF वेव फ्रंट। यहाँ पे यदि हम पावर इंटेंसिटी लिखें इस केस में तो ज़रा देखिए कितना लिखेंगे, पावर अपॉन एरिया। एरिया कौन सा एरिया, तो यदि इसका रेडियस यदि हम x कहें तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2πxl, लेंथ इज l। तो यहाँ से देखिए ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है, पावर और लेंथ तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि लेंथ तो चेंज होगा नहीं, पावर ऑफ सोर्स चेंज होगा नहीं, x बदलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये आया। बट स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन STD यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। ऑन कंपेयरिंग, जल्दी से बताइए क्या लिखें, कंपेयर करने के बाद क्या लिखेंगे, क्या a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x लिख सकते हैं, या a बराबर a0/√x। इसके लिए a0 की वैल्यू अलग है, दोनों के लिए अलग अलग। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a sin ωt, तो a बराबर लिखेंगे a0/√x sin ωt minus kx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल वेव। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। सेम टू सेम ऑर्डर ये रिवाइज करके आइएगा बच्चों, यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव के आगे थोड़ा लाउडनेस आप पढ़ के आइएगा कि व्हाट इज लाउडनेस और उसका फार्मूला क्या होता है, इसको आप लोग देख के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे कि लाउडनेस क्या होता है, इसमें पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स का क्या रोल होता है, सब देख के आइएगा। थैंक यू।